नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जमाना बदल गया है। पुरुष प्रधान समाज की सोच को तिलांजलि देनी ही होगी, क्योंकि अब नारी अबला नहीं खूंखार हो गई है। शराब पीकर पत्नी को पीटना हरगिज नहीं चलेगा। आगरा में रूबी ने पति को ऐसा सबक सिखाया कि मानव जात की रूह कांप गई है। श्रेया गोयल के बाद रूबी का बदला लेने का तरीका, माइंडसेट से सभी हैरान हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में महिलाओं का यह कैसा मनोविज्ञान है? कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मर्डर के नए नए तरीकों से कैसी साइकोलॉजी का जन्म हो गया है? अबला के खौफ से अब क्यों राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग उठने लगी है? इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ होंगी कानपुर यूनिवर्सिटी के एसएन डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल और मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि मिश्रा जी। डॉक्टर मिश्रा, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। पहले हमारी एक छोटी रिपोर्ट देखिए जिसमें सिलसिलेवार इन अबलाओं की तस्वीर का चित्रण किया गया है। प्लीज कैरी ऑन। पहले मेरठ की मुस्कान, फिर मेघालय में सोनम, उसके बाद महाराष्ट्र की सिया और अब ताज नगरी आगरा की रूबी। एक के बाद एक देश के अलग अलग कोनों से आ रही ये खौफनाक तस्वीरें बयां कर रही हैं कि समाज में रिश्तों का कत्ल करना आम हो चुका है। आगरा से एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसने क्राइम पेट्रोल और दृश्यम जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। एक पत्नी जिसने 7 फेरे लेते वक्त 7 जीने मरने की कस्में खाई थी, उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि लाश को अपने ही घर के बाथरूम में दफन कर दिया और ऊपर से मिस्त्री बुलाकर चमचमाती टाइल्स लगवा दी। ये खौफनाक कहानी है आगरा की, जहां रूबी नाम की महिला पिछले 45 दिनों से पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही थी। रूबी का पति अचानक लापता हो जाता है। मोहल्ले वाले पूछते, रिश्तेदार सवाल करते, तो रूबी बेहद मासूमियत से रोते हुए कहती कि वो मेरे से लड़कर बिना बताए चले गए। रूबी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो रोज उसी घर में सोती, उसी रसोई में खाना बनाती जिसके ठीक बगल वाले बाथरूम की जमीन के नीचे उसके पति की लाश सड़ रही थी। रूबी के पड़ोसियों ने बताया कि दोनों अक्सर झगड़ा करते थे। उसके बारे में तो देखो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम उनके पड़ोसी हैं। ताकि इनके घर में जो कलेशबाजी होती थी आपस में, मियाँ बीवी का होता था, बीच बचाव के लिए जाते थे तो साफ मना कर दिया करते थे कि हमारे बीच में, हमारे मर्द बियर की बात है, अपने पति पत्नी की बात है, आप बीच में ना बोलें, आप अपने अपने घर में जाएं। इसीलिए हमें कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। और कुछ समय पहले इनकी पत्नी ने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ करके चले गए हैं, तो वो लापता हो गए हैं। उसके बारे में लापता के पोस्टर वगैरह भी उन्होंने छपा करके लगवाए थे। पुलिस में भी FIR वगैरह की सूचना दी गई थी। उसके बाद में जब सारी प्रक्रिया होने के बाद में वो अपने घर पर थी। अब आज पुलिस जब यहाँ आती है तो पुलिस की सूचना पर हमें पता चलता है कि ये मर्डर हो चुका है और वो मर्डर उनकी पत्नी के द्वारा किया गया है। शातिर दिमाग ऐसा कि कत्ल के बाद बदबू ना फैले और किसी को शक न हो, इसलिए रूबी ने बकायदा घर में मिस्त्री बुलाया, बाथरूम की जमीन को खुदवाकर पति की लाश को नीचे दबाया और ऊपर से नई टाइल्स लगवा दी ताकि सारे सबूत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। रूबी का ये 45 दिनों का नाटक तब खत्म हुआ जब पति के परिवार वालों और पुलिस को रूबी की बातों पर शक हुआ। जब पुलिस की टीम उसके घर पहुंची और बाथरूम की उन चमचमाती नई टाइल्स को तोड़ा गया, तो नीचे जो मंजर था उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। जमीन के नीचे से 45 दिन पुरानी लाश के अवशेष बरामद हुए। रूबी की खौफनाक करतूत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है।
पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगरा में पत्नी के हाथों मरने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी साल 2010 में रूबी से हुई थी। आरोपी रूबी इटावा की रहने वाली है। सुरेंद्र और रूबी दोनों की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि हैं। घर में सुरेंद्र के अलावा पत्नी रूबी, मां कमला और दोनों बेटियां रहती थीं। आरोपी पत्नी रूबी के मुताबिक सुरेंद्र 18 मई से लापता थे, जिसके बाद 26 मई को पत्नी रूबी ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान रूबी लगातार घर वालों और पड़ोसियों से पति के लापता होने की बात कहती रही। आरोपी पत्नी रूबी ने सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को क्राइम की पूरी सच्चाई बता दी थी। अनिल शर्मा के पूछने पर रूबी ने कहा कि मैंने उसे मारकर बाथरूम में दफना दिया है, जिसके बाद अनिल ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और रूबी के घर की जांच करने की बात कही। पुलिस जब रूबी के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो पुलिस को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा। पुलिस ने घर की जांच शुरू की। जांच में पुलिस को बाथरूम में लगी नई चमचमाती हुई टाइल्स पर शक हुआ, जिसके बाद बाथरूम की खुदाई शुरू की गई। खुदाई के दौरान बदबू आई और टाइल्स के नीचे से सुरेंद्र का सड़ा गला कंकाल निकला। इन चारों मामलों में एक बात कॉमन है, हद से ज्यादा शातिरपन, कानून का कोई डर नहीं और कत्ल के बाद हफ्तों तक सामान्य जिंदगी जीने की अजीबोगरीब कला। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपराधी शब्द की परिभाषा को और ज्यादा खौफनाक बना दिया है। आगरा की इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अपनों के बीच इतना जहर कहां से आ रहा है। मुस्कान, सोनम, सिया और अब रूबी जैसे किरदार ये बताने के लिए काफी है कि अपराध का कोई चेहरा या जेंडर नहीं होता। फिलहाल आगरा पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मिस्त्री से भी पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने एक थोड़ी सी रिपोर्ट में कुछ घटनाएं हैं जिनको आपने देखा, ये कैसा मनोविज्ञान है और महिलाओं का ये कैसा माइंडसेट बनता जा रहा है? क्राइम की भी एक पराकाष्ठा होती है, मतलब क्रिमिनल माइंडसेट होता है, ठीक है, वो हम मारेंगे तुम्हें, लेकिन ये अगर देखा जाए क्राइम की उस परिभाषा में देखा जाए तो ब्रूटल मर्डर है ये। मतलब आपने नींद की गोलियां खिलाई, बहुत तफसील से उसको मारा, मारने के बाद खुदाई की, फिर पति माने कि 1-2 साल पुराना नहीं है, 2010 का है, यानी 15-16 साल हो गया है उसको रिश्तों में रहते हुए, और फिर उसकी बॉडी गाड़ दी गई। क्या आपको लगता है महिलाओं को भी सोशल मीडिया बीमार कर रहा है या सोशल मीडिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया को आप जिस नजरिए से देखेंगे, कोई भी चीज होती है डेवलप तो उसके सब प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं, अच्छाई बुराइयां दोनों ही होती हैं। अब आप क्या चीज उसमें से रिट्रीव करते हैं, सबसे बड़ी बात है। आजकल महिलाओं, ये तो चूंकि महिलाओं की बात हो रही है तो मैंने इन जनरल ये ऑब्जर्व किया है एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ टीचर ऑफ साइकोलॉजी, इतने साल मुझे हो गए, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इन जनरल लोगों में अग्रेशन बहुत बढ़ गया है। मतलब टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम, बिल्कुल बर्दाश्त की सीमा नहीं है। अभी इन महिलाओं की बात हो रही है, अभी मुंबई में एक लोकल में दरवाजा बंद करने पे मार दिया बच्चे को। ये तो वो तो जानते नहीं थे एक दूसरे को, चलिए मार दिया, एक स्पर ऑफ एक्शन हुआ। लेकिन ये जो केसेस है इनमें तो बड़े इंटीमेट रिलेशंस थे, शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस है, कई बार सालों साथ में रह रहे हैं, कोई लव मैरिज है, नहीं है तो किसी की एंगेजमेंट हो गई, मतलब बहुत ही करीबी रिश्तों में बंधने जा रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या है, अब रिस्क फैक्टर्स तो बहुत सारे देखिए होते हैं, लेकिन अब एकदम से किसी ने कोई एक्शन कर दिया वो एक अलग चीज है। पर इन सब चीजों में बहुत लंबी सोची समझी साजिश चली आ रही है, बहुत ही समय से करी गई प्लानिंग, कोई अचानक से किया गया कोई भी चीज मुझे इन चारों ही केसेस में नजर नहीं आ रही। स्कैरी है, बहुत डराने वाले, परेशान करने वाले, पुरुष समाज बहुत भयभीत है
सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन दीज आर ऑल इनके चूंकि ये प्लानिंग बहुत समय से चली आ रही है, जितना मुझे समझ में आ रहा है इन चारों ही केसेस में, तो इनमें आपको हम लोग को थोड़ा इनका केस हिस्ट्री खंगालना पड़ेगा कि इन कई बार ऐसे जो इस तरह का मेंटल सेट हो जाता है ना, तो उनमें बहुत लंबा हिस्ट्री होता है ट्रॉमा का, चाइल्डहुड ट्रॉमा का, स्पेशली चाइल्डहुड में डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, पेट्रियार्चल फैमिली देखी है, हमेशा फादर्स को या पुरुषों को फीमेल्स को दबाते उनके ऊपर डोमिनेंस करते देखा है, तो बहुत घबराए हुए हैं, अपने रिलेशंस को किसी भी तरह से रिस्क पे नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज क्या होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा तो कहीं ना कहीं है ही, वो तो इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता अगर इन सबकी केस हिस्ट्री पे आप आए तो। बचपन में जो इस तरह के ट्रॉमेटिक चीजें बच्चे फेस करते हैं, तो वो आगे जाकर उससे मिलती जुलती परिस्थितियां अगर देखते हैं, चाहे वो अपने ही घर में देखें, तो उनके अग्रेसिव इमोशंस एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक फॉल्टी पेरेंटिंग भी बहुत बड़ी चीज आ रही है। उन्होंने बचपन में एंगर को मैनेज करना नहीं सीखा, स्ट्रेस को सही तरह से मैनेज करना नहीं सीखा, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना उन्हें सिखाया नहीं गया। गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, चीजों को फेंक रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चे कई बार बड़े वायलेंट होते हैं और पेरेंट्स उसको बहुत लाइटली लेते हैं, अरे बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? आपको उन्हें बचपन से सिखाना पड़ेगा, घर पे एक अच्छा माहौल रखना पड़ेगा जिससे बच्चे सिक्योर महसूस करें। मदर और फादर दोनों के रिलेशंस बहुत एमिकेबल होने चाहिए, बहुत हेल्दी होने चाहिए, और इवन पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस भी इतने ज्यादा एमिकेबल होने चाहिए कि वो सब तरह की बात कर लें। अब इन केसेस में देखिए, जहां एक सिया का केस है, तो अच्छे खासे फैमिली से थी वो लड़की, पर पेरेंट्स से क्यों नहीं बता पाई कि उसको ये शादी नहीं करनी। Instead of killing that person, throwing him away from the लोहागढ़ फोर्ट and whatever, फिर एक मुस्कान थी जिसका लव मैरिज हुआ था। उसके बाद क्योंकि हस्बैंड बहुत समय तक दूर रहता था, हॉस्टाइल रिलेशंस हो गए थे, उनमें आपस में बहुत कम्युनिकेशन गैप होता था, इसलिए कहीं और मन लग गया, और फिर हस्बैंड ही बहुत बड़ा दीवार लगने लगा रास्ते में, तो उसको हटा दिया। सोनम, क्योंकि ये भी एक वही उसी तरीके का केस है कि अपनी छवि खराब नहीं करनी पेरेंट्स के बीच में, बाद में हम तो निपटा ही देंगे अगले को, और फिर हम विक्टिम कार्ड प्ले कर जाएंगे। और फिर दूसरा वही सिया, मुस्कान और सोनम, और चौथा क्या था, वो चौथा क्या बताया गया था, रूबी, यस, द रीसेंट वन, रूबी। तो इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, तो सर मुझे जो लग रहा है पर्सनली एज अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे ये लग रहा है कि इन सब लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इनकी लाइफ में कोई खास मीनिंग या पर्पस था नहीं। जब आपकी जिंदगी बेमकसद होती है ना, तो सारी चीजें आपको परेशान करती हैं। आप फैमिली में हो तो आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप टेकन फॉर ग्रांटेड है, हस्बैंड आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है, या आप सोशल मीडिया तो खराब कर ही रहा है। और इस केस में तो जितना मैंने स्टडी किया, देखा था कि वो दृश्यम से उस लड़की ने सीखा कि कैसे बॉडी को डिकम्पोज कर दो और उसके बाद आप बिल्कुल फ्री होकर निकल जाओ, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। तो फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन अब सब तरह से आईना होती है, अच्छी चीजें भी सिखाएंगी और आपको क्राइम भी बहुत हाई लेवल का सिखा देंगे। तो जब आपकी लाइफ में बच्चों को शुरू से ये भी सिखाना चाहिए कि यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ, यू शुड लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। अगर ऐसा होगा ना, तो वो अपने पर्पस के पीछे इतना अच्छे से डिवोटेड रहेंगे कि उन्हें सारी चीजें पर्पसफुल लगेंगी। फिर उनको इतना अग्रेशन होगा, उनको स्ट्रेस को मैनेज करना भी आ जाएगा, अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को भी कंट्रोल करना आ जाएगा, और उनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना भी आ जाएगा। इस तरह की शातिर चीजें मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है शायद करने के पहले वो 4 बार सोचेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये बहुत पहले से चली आ रही चीजें, इसमें कोई भी एक केस मुझे ऐसा नहीं लगता कि अचानक से गुस्से में किया गया हो। प्लानिंग है बहुत समय से, उसके पीछे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं,
कि इनसिक्योरिटी होगी, लो सोशल सेल्फ एस्टीम होगी कि हम कुछ है नहीं, फ्रस्ट्रेशन लेवल है बहुत ज्यादा, और यही स्ट्रेस होगा केयर गिविंग कि हम ही सब करते रहें घर के लिए, हमारा हस्बैंड जो है वो हमारे साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लिहाजा किसी और के साथ अगर हमारी बॉन्डिंग हो रही, जबकि वो कुछ नहीं होता है, इन्फैचुएशन होता है, थोड़े समय का होता है, पर लोग समझते नहीं है ना, लोगों को वही जिंदगी लगने लगती है और वास्तविक जीवन जो होता है उसको वो नकारने लगते हैं, और इस तरीके के जब उनके रास्ते में वो रुकावटें आती हैं तो वो इस तरह के जघन्य अपराध भी कर बैठते हैं। सबसे बड़ी बात है आजकल लोग डरते नहीं है, दे आर नॉट इवन नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड, नॉट अफ्रेड ऑफ लॉ इवन। अब आप सामने देखिए, सोनम को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया तो उसके बाद दूसरे ने ये कांड कर लिया कि उसके पास भी रसूख है और बहुत अच्छे से मालूम है कि हम भी छूट जाएंगे, कहीं सीसीटीवी तो लगा नहीं था, इसने भी कर दिया, इसको दृश्यम ने ट्रिगर कर दिया। बट द थिंग इज दे डोंट, these all ladies, these all girls, they don't have purpose in life, they are leading a meaningless life, they don't have meaning in life। जिंदगी को मकसद पूर्ण बनाएंगे तो इन सब चीजों पे अगर आपका ध्यान जाएगा भी तो आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है जी, नहीं, एक विषय हम आपके सामने रख रहे हैं, थोड़ा इस पर भी थोड़ा आप अपनी राय जाहिर करिएगा। जी, अगर आप इन सब चीजों को देखें तो कानपुर के किदवई नगर में एक बाप ने अपनी 2 बेटियों को मार डाला था, उसकी फाइनल रिपोर्ट भी पुलिस ने बना दी है। उसका पति और पत्नी, मतलब यानी पति पत्नी के रिश्तों में खटास थी, उसके बाद उसको लगा कि हमारी बेटियां जो हैं असुरक्षित रहेंगी, क्योंकि बेटियां उसके पिता के साथ रहती, तो उसने अपने बेटियों को मार डाला और बहुत सहज से उसने स्वीकारा, हाँ हमने मारा है, रिश्ते हमारे बिगड़ रहे थे इसलिए हमने मार दिया। ये तो रही पुरुष की बात, लेकिन आपको क्या लगता है, तमाम साइकियाट्रिक्स कहते हैं कि ऐसे केसेस में, ऐसे जो आरोपी होते हैं उनके दिमाग में डोपामाइन जो का सिक्रेशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण वो एग्रेशन बहुत ज्यादा आने लगता है। तो क्या आपको लगता है एक वजह ये भी हो सकती है? दूसरा, एक क्या आपको लगता है मौजूदा समय में जो पेरेंटिंग हो रही है वो तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं क्लोज फ्रेंड के रूप में हो रही है। एक जमाना था 30, 35, 40 साल पहले कि पिता को लेकर बेटा हो या बेटी हो बहुत कीन होते थे, अब पिताजी आ गए हैं तो अनुशासन होता था, डर था। अब वो लगभग खत्म हो गया, पेरेंटिंग अब इस तरह से हो रही कि यार दोस्ती की तरह। क्या आपको लगता है बहुत लीनियंसी बरतने से भी क्या चीजें बिगड़ रही हैं क्या? नहीं सर, देखिए गलत दोनों चीजें, बहुत अधिक बच्चों को दूर रखना, उनको एक अपने आप को हवा बनाना भी गलत है, और ये पेरेंटिंग लीनियंट होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उदंडता आ जाए, है ना। आप लिबर्टी देते हो और आप बिल्कुल उदंड बना देते हो, दोनों में बहुत फर्क है। इतना लिहाज होना चाहिए, वही तो मैं बता रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज इन जनरल इंसान, आपने बताया एक पिता ने बच्चियों को मार दिया। अभी 1-2 साल पहले ये केस था कि बैंगलोर में एक लेडी ने गोवा में ले जाकर अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को मार के और उसको बैग में भर के भाग रही थी, जो वो पकड़ी गई, क्योंकि इसलिए कि वो फादर के बहुत क्लोज हो रहा था और दोनों में डिवोर्स हो चुका था। शी कुड नॉट स्टैंड कि वो फादर, इतनी ज्यादा उसके अंदर एनवी भर गया था कि वो ये नहीं देख पाए कि मैं अपने ही बच्चे को मारे डाल रही हूँ। तो इतना ज्यादा इंप्रेशन लोगों में है, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू टॉलरेट ये सारी चीजें। टॉलरेंस है, सैक्रिफाइस है, थोड़ा बहुत अधिक नहीं कि अपने को मिटा करके नहीं, बट टू सम एक्सटेंट टॉलरेंस है, सैक्रिफाइस है, दूसरों के लिए एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड है। ये सारी चीजें तो हमको बच्चों को बचपन से सिखानी पड़ेंगी। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो बड़े होके वो इसी तरह के बनेंगे, क्योंकि आजकल की इतनी कटथ्रोट जिंदगी है कि उसमें अपने आप ही आप बहुत ए टाइप बिहेवियर तो आपका रहता ही है, आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। उसके जब आप इतनी आपाधापी में रहते हैं, कभी शांत दिमाग है ही नहीं, तो आपके अंदर तो ये सारी चीजें आएंगी ही, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा कॉम्पिटिटिवनेस, आपके रास्ते में जो रुकावट बना है उसके लिए बहुत अधिक मन में आक्रोश, वो जब विकृत रूप ले लेता है, जब वो विकृत रूप ले लेता है, और इसके लिए आपके ब्रेन के स्टिमुलेशंस बहुत ज्यादा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज्यादा इसके लिए उत्तरदायी हैं।
अगर ये विकृत रूप ले लेता है तो आप इतना जघन्य अपराध कर डालते हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सच है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका ब्रेन दूसरे ही तरह से चलता है, उनका जो है वो अग्रेशन लेवल इतना, और उसमें गिल्ट या रिजेंटमेंट की फीलिंग नहीं होती। वो बड़े आराम से मानते हैं कि हाँ, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, नाउ आई डोंट केयर, अब मुझे सजा मिलती है या मुझे छोड़ दिया जाता है, दैट इज अनदर थिंग। हमने अपनी मर्जी से किया, जो हम अपने टर्म्स पे अपना जीवन जी रहे हैं, ये एक बड़ी चीज बहुत डेवलप हो गई है। तो टर्म्स पे जीवन जीना इज डिफरेंट। टर्म्स पे जीने का मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे के जीने का अधिकार आप छीन लें। ऐसा देखिए, बैलेंस बनाना सर बहुत जरूरी है, पेरेंटिंग में भी बहुत जरूरी। आप फ्रेंडली रहिए अपने बच्चों के साथ, पर उनको उदंड बनने की इजाजत मत दीजिए। ये तो आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंपैशनेट, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यू हैव टू बी टू सम एक्सटेंट, यू हैव टू बी सैक्रिफाइसिंग टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, योर डियर वंस। ये तो हमें उनको सिखाना पड़ेगा, और शर्म नहीं करनी चाहिए। लोग बहुत शर्म करते हैं, मैंने देखा है। पर अगर आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका बहुत स्ट्रेस या आक्रोश आप में भरता चला जा रहा है, तो बजाय इसके कि एक दिन आप इतना बड़ा कांड कर दें, आप साइकोलॉजिस्ट से जस्ट गो एंड टॉक टू द साइकोलॉजिस्ट एंड यू सीक काउंसलिंग। व्हाई कांट यू गो एंड स्टार्ट फॉर द काउंसलिंग? इसमें लोगों को बड़ी शर्म आती है। हम पागल थोड़ी है कि हम काउंसलर के पास जाएं। भाई पागल बहुत गंभीर टर्म है। पागल तो बिल्कुल इंसान होता है, उसको तो अपने शरीर की, अपने आसपास के एनवायरमेंट की फिक्र नहीं होती। बट इफ यू आर हैविंग फेसिंग प्रॉब्लम्स, लंबे समय से समस्या चली आ रही, तो यू शुड सीक अ काउंसलर, टॉक टू द पर्सन इंस्टेड ऑफ किलिंग ईच अदर। मुझे तो यही लगता है। बाकी इसीलिए सर लाई डिटेक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो आपके पल्स, आपकी हार्ट बीट, आपके ब्रेन वेव्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं। जब जब आप झूठ बोलेंगे सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, अलार्मिंग। पर उसके लिए भी हमारा कानून ऐसा है कि जब तक जो मुजरिम है वो खुद नहीं उसकी इजाजत देगा, आप लाई डिटेक्टर नहीं एडमिनिस्टर करेंगे, तो ये बताइए सर, कोई क्यों देगा इजाजत? क्यों आदमी खुद ट्रैप में आना चाहेगा? कभी नहीं देगा, until unless the person is innocent। जी जी डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। अगर हम इन सब चीजों पे, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूं कि उसको अगर ठीक से नजरिए से उसको आप देखेंगे तो इन सब घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं उसमें बेल मिल रही है लोगों को, मतलब इतना बड़ा जुर्म करने के बाद अगर बेल मिल रही है तो मुझे लगता है सोसाइटी में एक माइंडसेट बनेगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, बेल तो मिल ही जाएगी, तो अपराध करिए, रिश्तों का कत्ल करिए। एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेल मिलने का ये रास्ता जो है एक कहीं दूसरे रास्ते कोई और ले जा रहा है। दूसरा, एक मैं आपसे जानना चाह रहा था कि भाजपा के सांसद हैं, लवली यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर हैं अशोक मित्तल जी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग अब बनाया जाना चाहिए, उसकी जरूरत अब आ पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं एग्रेसिव हो रही हैं, हमें उसका एक कोई खाका तैयार करना पड़ेगा कि सोसाइटी में इस तरह के वायलेंस ना हो, इस तरह की घटनाएं रोकी जाएं, और महिलाओं को जो माइंडसेट बदल रहा है, हम कहीं ना कहीं उसके लिए काउंसलिंग करें, उसके लिए एक प्रॉपर होमवर्क तैयार करें कि ऐसी घटनाओं का कोई महिमा मंडन ना हो, उन्हें रोका जाए, एग्जैगरेशन ना हो। इस बात को भी उन्होंने आज तमाम सारे बिंदु को रखा है। आप क्या सहमत हैं कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनना चाहिए? नहीं, बनना चाहिए सर, लेकिन अभी अपने जो ये जुडिशियल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है ना, बनना चाहिए, बिल्कुल सहमत है, ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना बेटा है 21 साल का, वो खुद शादी करने के नाम से डरता है, मतलब अगर चर्चा भी कर दी जाए तो वो घबरा जाता है, तो बिल्कुल बनना चाहिए। इसी पर आपसे अगली बार इसी क्रम में ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आप प्लीज कैरी ऑन, पहले अपनी पूरी बात कर लीजिए। हाँ, नहीं, बनना चाहिए बिल्कुल, जैसे फीमेल्स के लिए बना है, क्योंकि फीमेल्स मैंने देखा है, मैंने गर्ल्स कॉलेज में 22 साल पढ़ाया और मैं 5 साल से गर्ल्स कॉलेज में ही प्रिंसिपल हूँ। मैंने देखा है कि जो महिलाओं के लिए कानून बने, इसका महिलाएं दुरुपयोग बहुत करती हैं।
कई बार कुछ भी नहीं होता और वो दूसरे पर चार्ज लगा देती हैं कि द पर्सन इज स्टेयरिंग एट मी। अभी तो 30 सेकंड से ज्यादा अगर आप स्टेयर करेंगे तो वो भी कानून की जद में आ जाता है ना। या अगर किसी, मैंने तो यहाँ तक केसेस देखे हैं कॉलेजेस में कि किसी लड़के से दोस्ती करना चाह रही है कोई लड़की, अगर वो मना करता है, उसको इग्नोर करता है, तो वो उल्टा उसके ऊपर चार्ज लगा रही है, ये मुझे ये मतलब कमेंट कर रहा था, या दिस पर्सन वाज टचिंग, ट्राइंग टू टच मी, ट्राइंग टू टीज मी एंड ऑल दैट, जो कि बिल्कुल फेक है। हम लोगों को कई बार पता होता है फेक है, फिर भी क्योंकि फीमेल ने शिकायत की है तो हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है। We very well know that the male person is not guilty, the person is innocent, still we have to take some action at least. हम लोग काउंसिल करते हैं और काउंसिल करने के बाद लड़की खुद कन्फेस करती कि हाँ मैडम, ये मैं इससे फ्रेंडशिप करना चाह रही थी पर ये मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था तो मैंने ऐसा कर दिया। द गर्ल कम्स एंड कन्फेसेस। हाँ, तो ये सर मतलब ये क्या, इसका क्या है कि फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को शुरू में हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सुनते थे दहेज के लिए, इसको जला दिया उसको जला दिया, अब उल्टा महिलाएं आदमियों को, अपने पतियों को मारे दे रही हैं, तो इतने कानून दहेज पे बने। हमने थोड़ा बड़े होने पर ये भी देखा कि किसी लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी के उसमें आकर, ब्लैकमेलिंग के उसमें आकर के खुद एक सुसाइड कर लिया, लेकिन नॉन बेलेबल वारंट में ससुराल वाले साले बंद गए, दहेज का आरोप लगा दिया गया। मैंने ऐसी पर्सनली, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनका कि, तो कानून बने लेकिन ये जरूर ध्यान रखा जाए कि जैसे महिलाएं अपने लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, कम से कम पुरुष ना करें, नहीं तो फिर वही चीज उलट जाएगी, फिर पुरुष भी उसका दुरुपयोग कर, कानून का दुरुपयोग करने में देर तो लगती नहीं है, क्योंकि आप सबूत तो ढूंढने जाते नहीं है, किसी लड़की की शिकायत है आप फौरन एक्शन में आ जाते हैं, तो ऐसे तो किसी पुरुष की शिकायत है आप फौरन एक्शन में आ जाएंगे, तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल, बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में और समझ ही नहीं आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। और क्योंकि मैंने पर्सनली देखे कई निर्दोष लोग फंसे हैं इसमें, इस दहेज हत्या वाले उसमें, या जो लड़कियां आए दिन इस तरह की चीजें करती हैं कि द पर्सन आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद दिस बॉय, ही इज नॉट रिएक्टिंग, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, तो मैंने ये चार्ज लगा दिया, मैंने 112 बुला दिया, मैंने कहा कि ये मुझे छेड़ रहा था। ये तो बड़ा हास्यास्पद है ना सर, तो कानून का तो मजाक उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो लीगल सिस्टम इतना भी लचर नहीं होना चाहिए कि सबूतों के अभाव में हम छोड़ दें किसी कातिल को। ऐसे कैसे अभाव हो गए, जब वो खुद ही कन्फेस कर रहा है तो आप उसके ऊपर टेस्ट करो ना, लाई डिटेक्टर्स या व्हाटएवर, टू सी कि वो सही बोल रहा है या किसी प्रेशर में बोल रहा है। आप उसको छोड़ कैसे दे रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो, चार और तैयार हो रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ रही है ना, तो ये हिम्मत ही तो बड़ी है। नहीं, आपने सही बात कही है। मुझे लगता है कि समय तो हमारे पास कम है, लेकिन रिश्तों का कत्ल, और चाहे वो लड़के हों और चाहे लड़कियां हों, शादी के पवित्र रिश्ते में बंधने की जो एक अवचेतन मन में जो एक डर बैठ गया है, अनकॉन्शियस माइंड में एक जो डर बैठ गया है, आपने अपने बेटे का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों आपके सामने केसेस होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में तमाम युवा काम कर रहे हैं, वो शादी के नाम पर हिच कर रहे हैं, डर रहे हैं, ना मुझे ये पवित्र बंधन में नहीं बंधना है, हम जैसे हैं वैसे they want to get into live in relationships, कि जब तक हम रहेंगे, डॉक्टर साहब आपसे तफसील से अलग विषय पर अलग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है। बेंगलोर में हो, मुंबई में हो या फॉरेन में हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनकी उम्र 34-35 साल, 36 साल हो गई, 38 साल हो गई, उन्होंने अभी विवाह नहीं किया है और उनका कोई माइंडसेट भी उस तरह का नहीं है कि वो विवाह करेंगे। तो ऐसी स्थितियों को, जो ये शादी का पवित्र बंधन है, मतलब अगर उसको आप दूसरे तरीके से देखिए, आदमी कहता है कि ये जनरेशन का इंक्रीजमेंट है, ये अलग बात है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें युवाओं के बीच में उनको अकेले रहना आजादी भरा रहता है, तो शायद इस सोच को भी समझना होगा, पवित्र शादी के बंधन को भी समझना होगा। इस पर हम अलग विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में हम लोगों ने चूंकि रूबी से शुरू किया और पुरानी बातों को भी उसका उद्धरण किया और उसके बाद एक विश्लेषण किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए विषय पर आपको फिर शामिल करेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू।
समाज में अबला नारी को कमजोर समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि आधी आबादी का माइंडसेट बदल रहा है और बदलता जा रहा है। चलते चलते औरत के मर्म को समझना ही होगा, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि और एक तरह से यूं भी तो फिर मार ही डाला उसे, जिंदा रखा लेकिन पराया मानकर पाला उसे। धन्यवाद।